अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज और अहम बयानात भी आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आम इंतखाबात में कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया है। क्या वजूहात हैं, कहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस का कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या कोई और दूसरी वजह है, इस पर बात करेंगे। जबकि बल्ले का निशान जो था वो PTI को वापस मिल गया और बड़ी कामयाबी है। शायद PTI के जो रहनुमा हैं उनके बयानात हैं, उनका ये कहना है कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है और कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो बड़ी कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और एतराज़ात का सिलसिला भी है। कई उम्मीदवारों पे एतराज़ात आए हैं और इसी हवाले से हलीम आदिल शेख पर भी एतराज़ किया गया और उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। PTI कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में सबसे आगे है, लेकिन इसके बावजूद एतराज़ात करने में भी बहुत ज़्यादा आगे है। इलेक्शन 2024 की सरगर्मियाँ हैं, इंतखाबी जोड़ तोड़ जारी है और कई नामवर सियासतदान आइंदा इंतखाबात 2024 की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे। नून लीग ने तो कह दिया कि इस दफ़ा 2018 के जो मामलात थे वो अब नहीं होंगे। नून लीग के जो कायद हैं उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज़ों में ये बात कह दी है। जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हर सियासी जमात की जानिब से कुछ ना कुछ एतराज़ किया जा रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी है तौहीन अदालत की और बिलावल भुट्टो ने बड़ी कड़ी तनकीद की है मियां नवाज शरीफ पर। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का जो अगला नारा होगा, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल वाजे होती नजर आ रही है उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो अगला नारा लगाएंगे वो लगाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। और ये अक्सर पार्टियों की जानिब से बड़े मज़ाक़ खेज बयानात भी सामने आ रहे हैं। जबकि ANP के सरबरा असफंदयार वली साहब हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है और अपनी जगह उन्होंने अपने बेटे एमएल वली को इलेक्शन लड़ने का कहा है और अब एमएल वली जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। मुसरत नियाजी साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, अक्सर हमारे साथ रहती हैं। और इसरार अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PTI से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात ऑन कॉल हैं। और पहले मैं बात करना चाहूँगी मुसरत नियाजी साहिबा आपसे। अस्सलाम वालेकुम मुसरत नियाजी साहिबा, कैसी हैं आप? मुसरत साहिबा मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुसरत साहिबा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नाज़रीन, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से जो मुसरत नियाजी साहिबा का राब्ता है वो मुनक़ता हो गया। जैसे ही राब्ता होता है हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। इंतखाबात 2024 का ये मामला है और जनरल इलेक्शन के मामलात हैं। जो सियासी गहमा गहमी है वो ख़ासी ज़्यादा है और सियासत का जो दर्जा हरारत है वो भी ऊपर से ऊपर जा रहा है। जबकि मौसम जो है वो तो ठंडा है, लेकिन जो सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने मौसम को भी जो खुनकी है, जो उसकी सर्दी है, उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और मौसम काफ़ी गर्म महसूस होने लगा है। PTI के जो शिकायत थी, PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से काफ़ी शिकायत कर रही थी। आज उसने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी, लेकिन साथ ही साथ जो बल्ले का निशान उनको वापस मिला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, जो उनके लिए फ़ैसला आया उनके हक़ में, तो उस पर बड़ा खुशी का इजहार किया गया। और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर जहाँ पर PTI के जो लोग हैं वो खासे एक्टिव रहते हैं, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार किया। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान थे, उन्होंने कहा कि PTI के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही थी अदलिया ने उस पर आखिरी कील ठोक दी है। अदलिया पर एतमाद का इजहार किया उन्होंने और कहा कि बहुत अच्छा फैसला है। इसरार अब्बासी साहब PTI से इनका ताल्लुक है, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसरार अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इसरार साहब, कैसे हैं? आज तो आप बहुत खुश होंगे। नहीं, खुशी की ऐसा जिस तरह कोई बात नहीं है। बेसिकली तो हमें अपना राइट मिला है। अगर कोई ये समझता है कि हमें कोई रिलीफ मिला है तो रिलीफ तो नहीं है। बेसिकली ये बेसिकली हमारा राइट था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई इख्तियार नहीं रखती किसी भी इलेक्शन को कलअदम करार देने का और उसके नतीजे में किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को लेने का। तो हमें कोर्ट से बेसिकली हमें अपना राइट मिला है। ठीक है, यानी आपको यकीन था कि ये आपके पास वापस आ जाएगा, आप मुतमईन थे कि क्योंकि ये कोई लीगली कोई इसका वजूद नहीं है तो हमारे पास हमारा जो बल्ला है वो वापस आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं कल रात को भी एक टीवी प्रोग्राम में था और उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कट ही कहा था
कि मुझे 200% ये यकीन है कि कानूनी तौर पे हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है। हमने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है उसके अंदर कोई लूप मतलब लिकुमा मौजूद नहीं है। एज पर लॉ हमने सारी चीजें की हैं, तो कोई वजह नहीं बनती कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीज करे। और उन्होंने बाइस्ड होके, क्योंकि हम इस इलेक्शन कमीशन पर पहले भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके हैं, इस वजह से उन्होंने एक बाइस्ड फैसला किया था जो अल्टीमेटली कोर्ट से रिवर्स होना था। ठीक है। और जो 2 दिन पहले का जो प्रोग्राम था हमारा दो टोक, उसमें भी 2 दिन पहले नहीं बल्कि 1-1.5 हफ्ता पहले का जो लास्ट वीक का प्रोग्राम था उसमें मोहसिन काजमी साहब हमारे एनालिस्ट हमारे साथ आए थे। और जब आपके ये बल्ले के निशान पर ये एलिगेशन लग गया था तो उन्होंने यही कहा था कि ये वापस हो जाएगा और इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, जस्ट इंगेज करने का शायद कोई एक बहाना है। ये उनके बयानात थे। बहरहाल अच्छी बात है कि अब आप एक तरफ से रिलैक्स हो गए हैं। अब ये बताइए कि ये जो आपका इलेक्शन कैंपेन है जिसमें आपको ये शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और आपने आज दरख्वास्त भी दायर कर दी, तो उसके बाद अब क्या आपका आइंदा का लाहेमल होगा? दरख्वास्त तो आपने दायर कर दी, आगे क्या है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है ना कि जिस तरीके से एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं दी जा रही और उनके नॉमिनेशन पेपर्स आरओ के ऑफिस से छीन कर फरार हुआ जा रहा है और बिला वजह के एतराजात उनके पेपर्स पे लगा के, मैं खुद कराची के 2 हलकों से मैंने पेपर सबमिट करने की कोशिश की। एक पे 3 दिन की मेहनत के बाद वो एक्सेप्ट हो गया और दूसरे पर वो नहीं हो सके। अच्छा, तो इलेक्शन तो क्या एतराज क्या लगा आपके कागजात पे? कोई देखिए, एतराज तो है ही नहीं। जब मैं 2013 से इलेक्शन मुसलसल लड़ रहा हूं और मेरा एक लेजिटिमेट हक है, सारा कुछ है, तो बिला वजह की सिर्फ जो है ना परेशान करने के लिए 3 दिन मुझे एक आरओ के ऑफिस में चक्कर लगवाया गया, दूसरे में भी। और ये देखिए कि कभी भी नोटिफिकेशन होता है तो वो 12 बजे तक, यानी जो डेट दी जाती है, यानी 24 दिसंबर डेट थी, तो वो 25 होने तक लीगली होता है, लेकिन इन्होंने कहा जी 4 बजे के बाद एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये सारी प्री पोल रिगिंग, क्योंकि सबसे पहले तो इलेक्शन की शफाफियत पर यहाँ क्वेश्चन उठ गया है कि जब आपने डीसी को इख्तियार दे दिया, डीसी तो पोलिटिसाइज है, डीसी तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपॉइंट किए हुए हैं, उनके ऊपर तो हम पहले भी हम तो पहले भी कहते थे कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है हमेशा से जुडिशरी के अंदर होता था, तो उन्हीं के तहत ये होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद हम तमाम तर अपने तहफ्फुज़ात के बावजूद भी हम अपने इस स्टांस पर हैं कि अवाम की सपोर्ट से और अवाम की ताकत से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाएंगे। ठीक है, ठीक है। हर पार्टी इस अज़्म का इजहार करी और बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है तो कोई भी पार्टी आए और पाकिस्तान के लिए खिदमत करे, पाकिस्तान के अवाम के लिए खिदमत करे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जिन मसाइल का शिकार हैं अब तो शायद वो किसी सियासतदान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो वोट का इस्तेमाल तो खैर वो बहुत सोच समझ के करेंगे। मुसरत न्याजी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत न्याजी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? मुसरत साहबा, बिलावल भुट्टो साहब ने आम इंतखाबात में कराची को एकदम से इग्नोर कर दिया है, मैदान छोड़ दिया उन्होंने, इंतखाबी मैदान बिल्कुल खुला सबके लिए। क्यों, क्या वजह थी ऐसी, कौन सी वो अहम वजह थी जिसकी वजह से आपके लीडर ने ये कराची को छोड़ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कराची को छोड़ना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीडर है और अगर देखिए यहाँ हमारा जियाला लड़ रहे हैं, ऑलरेडी दबोल साहब लड़ रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो पंजाब का रुख भी किया, उन्होंने लाहौर को भी मुंतखब किया, अपने आप को पेश किया अवाम के सामने। बिलावल साहब लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और तो डेरे से भी लड़ रहे हैं, लाड़काना से नहीं कर लड़ रहे हैं। तो ये नहीं मैं समझती हूँ क्यों। देखिए, हमारे पास या तो हमारा कहीं कोई नुमाइंदा मौजूद ना होता तो फिर तो बात है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बिलावल साहब अगर यहाँ से नहीं लड़ रहे तो कुछ ज्यादा खासा कोई ऐसी बात हो गई है। अच्छा, तो कोई भी चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन लड़ना तो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लड़ा जा सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए, दूसरे लोग भी, नए लोग भी आए सामने मुख्तलिफ हलकों से। बिल्कुल मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए।
और मैं नहीं समझती हूँ कि अगर लियारी से नहीं लड़ रहे तो कोई अच्छी बात है, कुछ ऐसा कोई सच का इशू नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह कहीं से भी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें भरपूर पजीराई मिलेगी, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब को बल्कि जो भी बिलावल भुट्टो साहब का नुमाइंदा होगा इंशाल्लाह बेहतरीन इलेक्शन लड़ेगा। और अगर लेकिन तरीके से बेहतरीन अंदाज से फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बताएगी। ठीक है। अच्छा, आपने लियारी की बात की मुसर्रत साहबा, तो लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल है बिलावल साहब लियारी से लड़े थे इलेक्शन और शायद उन्होंने वो शिकस्त भी हो गई थी उनको। देखिए ये तो आप माशाल्लाह मीडिया पर्सन है, आपको भी पता है कि शिकस्त हुई थी, ये शिकस्त दी गई। 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो रिजल्ट आए थे वो सबके सामने है। और मैं नहीं समझती कि उसको हम या कोई भी एक शख्स है ना ये मान लेगा, तस्लीम कर लेगा कि उस वक्त शिकस्त हुई थी। अच्छा। मैं कहती हूँ 2018 में तो बहुत अच्छे चांसेस के साथ बड़े सबके सब के लाडले थे खान साहब, तो उन्हें तो बिल्कुल हाथों पे बल्कि कंधों पे बिठा के लाया गया था। और आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया कि रिजल्ट क्या हुआ कि अब हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस बहस पे पहुंचे। ठीक है, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहती। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस दौर में भी कभी एक जगह नहीं खाली छोड़ी कि जिस दौर में नो वोट एरिया से जो और वहाँ कोई अपना मेंबर खड़ा नहीं कर सकता था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदे हर जगह खड़े किए। वहाँ हमें चंद ही 100 या चंद हजार ही वोट मिले हो, लेकिन हमने स्पेस कभी खाली नहीं छोड़ा। अच्छा। तो फिर मेरी लीडरशिप की भी तो सवाल ही कदर नहीं। ठीक है, तो अभी आपने लाडले का जिक्र कर दिया कि 2018 में लाडले थे, तो अब जो आज एक फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, कहीं ये भी किसी लाडले की कोई तसलसल तो नहीं है, फिर कोई कड़ी तो नहीं मिल रही? देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ आपको। जी मैं सुन रही हूँ। छोटी सी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं समझती हूँ कि देखें किसी से अगर कोई संबल छीना जाए या संबल ना दिया जाए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाती है। जी अच्छा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देर कर चुकी है कि हमारे पास तलवार का एक खासा तलवार से तस्दीक पर है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई फर्क पड़ सकता है कि जब हमसे तलवार लेकर तीर दिया गया था तो हमारे पास और ज्यादा लोगों का बलबला था, और ज्यादा जोश था, और ज्यादा हमारे पास लोगों ने हमें वोट दिए और हम बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ आवाम के सामने उभर कर आए। इससे मैं नहीं समझती कोई फर्क पड़ता। मेरी लीडरशिप भी जो ना जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ा है। तो देखिए मेन इशू जो होता है वो होता है आवाम का, क्योंकि आवाम इस वक्त जब जितने पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, की जो बॉल है वो आवाम के पास है और वो किस हद तक इस बॉल को स्विंग करते हैं या इन स्विंग करते हैं या सिक्सर लगाते हैं, वो आवाम का काम है। इस पॉलिटिकल पार्टी को आवाम चाहेगी, जिसको पसंद करेगी। आवाम बड़ी शऊर रखती है और वो इंशाल्लाह वो पार्टी जो है ना मैदान मारेगी। देखिए मेरे चेयरमैन ने तो पहले भी कहा था कि देखिए इलेक्शन होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन विन करती है उसको पाकिस्तान के अंदर बहुत गवर्नमेंट उसके हाथ में ली जाए और जो अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान को सही सेंस में लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए और फिर जो भी पार्टी आए वो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो आवाम की खिदमत कर सके ताकि एक टेन्योर अपना वो कंप्लीट करे। बहुत आपने दुरुस्त बात कही मसरत न्याजी साहबा। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा नाज़रीन, कहीं मत जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं मसरत न्याजी साहिबा और इसरार अब्बासी साहब। इसरार अब्बासी साहब ये बताइएगा, नून लीग ने तो बड़ी कड़ी तनकीद की है और बड़े नवाज शरीफ साहब ने तो बड़े दबंग लहजे में कह दिया कि 2018 वाला मामला नहीं होने देंगे और हम अब क्लीन स्वीप कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आप समझते हैं कि मामलात ऐसे हैं, ये 2018 को बार बार दरमियान में ले आते हैं। नवाज शरीफ अक्सर इस बात को अपने हदफ तनकीद बनाते हैं अपनी गुफ्तगू में, तो समझते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल होने वाली है?
देखिए, सबसे पहले तो आपके जरिए मैं नाज़रीन तक की बात बहुत क्लियर बता दूं कि 2018 में इस तरह मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ था जिस तरह पीटीआई के ऊपर इस वक्त का क्रैकडाउन मौजूद है। तो लेट मी मेक द फैक्ट क्लियर। दूसरी बात जो वो 2018 की फरमाते हैं, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अक्सर औकात में ये कहती रही कि जी इमरान खान को लाया गया और ये को, तो अगर इमरान खान को लाया गया था तो हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद जिस तरह अवाम निकली, क्या पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद उसके लिए अवाम निकली? इसका मतलब ये था कि वो अवाम के वोटों से आई हुई गवर्नमेंट थी। मैं सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब आज जिन यकीन दहानियों पर वापस आए हैं, अगर इलेक्शन के अंदर सिंबल हमें बैलेट पेपर पे बल्ला मिला तो नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर नासाजी इत्तेफाक की वजह से मुल्क से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है हमेशा, वो तो अंपायर को अपने साथ मिला के खेलने के आदी हैं, और जब हालात उनके खिलाफ होते हैं तो वो भागने में भी एक मिनट नहीं लगाते। चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट के दौर में वो बड़ी नाजुक हालत में स्ट्रेचर पे गए और 3 साल तक किसी डॉक्टर को दिखाए बगैर वो माशाल्लाह से सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आ गए। तो इशू सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ साहब को ये पता है, इस वक्त जितने इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं वो सारे देखते हैं कि लाहौर, जो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग का गढ़ हुआ करता था सिंस 1980 जब मियां नवाज शरीफ बल्दियात के मिनिस्टर बने, वजीर खजाना बने, फिर सीएम पंजाब बने, तो उस वक्त से गढ़ था। पीटीआई तो 96 में आई है, लेकिन इस वक्त लाहौर जो है वो पीटीआई का गढ़ बन चुका है, ना कि मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, ठीक है। तो आप समझते हैं कि वो वाला मामलात अब नहीं होंगे जो नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि हम 2018 वाला मामला नहीं करेंगे, और लेकिन ये भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा इसरार अब्बासी साहब कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत तो बहरहाल है, देखिए ना, क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट हैं? आप देखें इंटरनेशनली भी उनकी बड़ी दोस्तियां हैं हर तरफ, और बड़े मकबूल लीडर हैं वो मुल्क के। देखिए, मकबूल लीडर वो थे, अब वो मकबूल लीडर नहीं रहे, क्योंकि देखिए जब मुशर्रफ साहब के साथ वो डील करके गए थे तो वो डिनाई करते रहे कि मेरी तो कोई डील ही नहीं हुई, मुझे तो जबरदस्ती भेजा गया। फिर वो जो है रिटन वायदा भी सामने आ गया। लेकिन आज जिस पाकिस्तान में हम बैठे हैं 2023 और 24 का, ये इतना अवेयर हो गया है आप जैसे चैनल्स के प्रोग्राम्स के जरिए, पब्लिक इतनी एजुकेटेड हो चुकी है कि अब इस पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप इलाज के बहाने कोर्ट से 2 हफ्ते की मोहलत देके गए थे और 3 साल तक मुल्क से बाहर रहे और इलाज भी नहीं करवाया, और इस वक्त भी आप जिस तरीके से आपको अवामी पजीराई नहीं मिल पा रही, आप पब्लिक मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं और लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ये पाकिस्तान, और फिर सारे हालात के बावजूद भी वो ये कहते हैं कि पीटीआई को जो है बैन किया जाए और मुझे इलेक्शन लड़ने। यानी अगर वो इतने मकबूल लीडर होते तो उनको तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए था कि जी उनकी मुखालिफ जमात कैसे। हम तो इन नामसाइद हालात में, जब हमारी टॉप लीडरशिप जेलों में है और हमारे वर्कर्स के लिए इस वक्त ग्राउंड पे निकलना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद भी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमें यकीन है कि हमें अवामी हमायत हासिल है। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत एतराज़ उठाते हैं इसरार साहब, वो कहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया की जो टीमें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और वहीं पे सर्वेज भी करवाते हैं, तो वो सोशल मीडिया के लोगों के ही सर्वे होते हैं, ज़ाहिर है जो इस्तेमाल करता है वही उस सर्वे में हिस्सा भी लेता है, तो यानी अमली तौर पर आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। ये बहुत बड़ा एतराज़ आता है आपके ऊपर। अगर इस आर्ग्यूमेंट को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लें, तो फिर क्यों आइन की वायलेशन की गई, क्यों 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए गए? सिर्फ यही खौफ था ना कि पीटीआई की मकबूलियत का गिराफ वहां है कि जहां सारी जमातें मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को मान लें कि ऑन ग्राउंड हमारी मकबूलियत नहीं है, तो फिर इलेक्शन के अंदर ये डिलेइंग टैक्टिक्स, एक निगरान गवर्नमेंट जितनी भी है वो सब गैर आईनी है। तो आप समझते हैं कि अब ये खौफ खत्म हो गया इसलिए इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया? नहीं, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन मैनेज करने की। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, ये सोशल मीडिया जिसको आप कह रही हैं, ये 8 करोड़ के करीब नया वोटर जो इंडक्ट हुआ है,
वो इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाला है। 8 करोड़। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो नया नौजवान 18 साल की उम्र के बाद वोटर लिस्ट में आ रहा है और तेजी से बहुत ज्यादा अवेयर्ड है, उस वोटर को ना आप डरा सकते हैं ना धमका सकते हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल आपसे पीटीएम की गवर्नमेंट जब थी तो 15 पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, हमजा शहबाज जो चीफ मिनिस्टर थे। इलेक्शन कमीशन भी हमारे खिलाफ 22 था और इस हद तक 22 था कि हर हल्के में बैलेट पेपर पर हमारे कैंडिडेट के नाम से मिलता जुलता नाम भी प्रिंट कराया गया, हमारे सिंबल से मिलता जुलता सिंबल भी प्रिंट कराया गया। उसके बावजूद पीटीआई ने 15 में से 12 सीटें जीती थी। तो अब मैंने कहा ना, ये 88, 90 और 2000 का पाकिस्तान नहीं, ये 2023 और 2024 का पाकिस्तान है। आज अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि बहुत से इश्यूज पे आप पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। आपका तो खैर अवाम की नफ्स और हाथ होता है जब आप रोडों पे निकलते हैं माइक और कैमरा लेके, तो आपको अंदाजा है कि इस वक्त पब्लिक का मूड क्या है। इसरार साहब, 16 महीनों की गवर्नमेंट में 30 लाख खानदान तो वैसे ही चले गए, 9 लाख प्रोफेशनल्स चले गए, यंग ब्लड हमारा जो ब्रेन था वो ड्रेन हो गया। तो मतलब आप कहाँ वो शऊर रहा और आप कहाँ किस उसमें लेके आते हैं? हमारी तो क्रीम पूरी बाहर बैठ गई जाके। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है जिसकी तरफ शायद बहुत से लोग जानबूझकर उसकी तरफ नजर नहीं डालते। ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ये तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं है, ये मुस्लिम लीग का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हमारी पार्टी 2007 और 8 में हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में खान साहब के सेमिनार्स, मैं खुद कराची का जिम्मेदार था, तो मैंने कराची की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज, तो उस वक्त खान साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस नौजवान को जो पढ़ा लिखा, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लिखा है, वो फौरी तौर पे सेमेस्टर खत्म होने से पहले बाहर चला जाता है, तो हमें इनको यहाँ रोकना है। और इस रोकने की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आया। कोई शक नहीं है कि इस 16-18 माह की गवर्नमेंट के अंदर बहुत से लोग दिन पर ताकता होके गए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट ऑफ वोट इन्होंने निगेट किया, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इकोनॉमी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद अब्रॉड इतना ट्रैवल करता हूं, आप लोग भी जो सफर करते हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के मामले में ज्यादा कंसर्न है बनिस्बत यहाँ, क्योंकि वो बाहर परदेश में कमा भी रहे और वो अपने मुल्क का दर्द भी रखते हैं। तो जो लोग बाहर गए हैं, जैसे ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए, अवामी ताकत के जरिए गवर्नमेंट आएगी, मेरे ख्याल में वो लोग वापस पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद हम यही रखते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान की मईशत को संभालने में किरदार अदा करें। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मुसर्रत नियाजी साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, कुंवर इमरान अली साहब जिनका ताल्लुक़ MKM से, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इनसे भी बात करेंगे। मुसर्रत नियाजी साहिबा, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बिलावल भुट्टो साहब बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ पर, और बड़े अलग अलग जुमले, हर रोज़ एक नया जुमला वो देते हैं बात करने के लिए। अभी उन्होंने कहा कि अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ मामलात ये हो जाएंगे कि अब वो ये नारा लगाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। तो मतलब कहाँ से ये चीजें आ रही हैं, कौन सी खबरें हैं जो बिलावल साहब तक पहुंच रही हैं? अजीब से बातें करनी, हारेंगे क्या, मतलब सोचती हूँ कि इलेक्शन से पहले ही लगता है चक्कर हो जाएंगे, फिर से बाहर चले जाएंगे, इसकी नौकरी नहीं आएगी। तो उन्हें पता है उन्हें अपनी अदर फेयर इलेक्शन होते हैं तो उन्हें अपनी नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसी किस्म के नारे लगाएंगे। जब वो क्यों बुलाया वाला ही लगाएंगे, किसी निकाला तो हो गया हिट, और अब क्यों बुलाया वाला भी लगा लेंगे। वजह ये कि मसला ये किस तरह से खान साहब अब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जगह जगह जलसे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, और तमाम ये आवाम के अंदर मौजूद है। तो ये असल में आवाम के अंदर जा भी नहीं सकते कि जो ऐसी कारकर्दगी हमेशा से रही है। अच्छा, झूठ बोल के कहना, कभी बहाना बना के रिश्ते फरार हो जाते हैं, कभी प्रदेश की तरफ से एग्रीमेंट करके कहना, बाहर चले जाते हैं, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो पुलिस करना अपने आप को जला वतन बना लेते हैं, जला वतन
हमें दिलावा करना। हम जब झूठ बोलेंगे बातें करेंगे तो आवाम उन्हें असल लाखूबी जान चुकी है ये किस किस्म के है। तो बताया ना कि इतना यकीन नहीं था कि भाई की इसकी गवर्नमेंट रही और ये पाकिस्तान में आए, इनकी बीमारी पर अब देखिए शायद जामा खाने होते थे, कॉफी पीने होती थी, तो बिल्कुल शायद यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे थे, मुझे कहना नहीं चाहिए कि जैसे पुराना खासा वो आज इस दुनिया में है और घंटे बाद नहीं होंगे। तो मैं सोचती हूँ कि गए थे 4 हफ्ते के लिए लगा के 4 साल लगा कर आ गए। और फिर कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरा वो इस्तेमाल हुआ जो किसी का नहीं हुआ, तो वो भी इनको शर्म नहीं आती है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो इस्तेमाल हुआ। मैं कहती हूँ पाकिस्तान एशिया के अंदर भी शायद ही किसी का ऐसा इस्तेमाल हुआ हो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हुआ था। और उनकी बेटी साहिबा अपने आप को समझने लग जाती है। और कल मोहतरमा का यौम शहादत भी है। नवाज शरीफ साहब अपने आप को भुट्टो उसका शामिल समझने लग जाते हैं। हमेशा हमें जब भी आए हैं तो किन कंधों का खाना लेकर आए, ये आवाम को सब भी पता है, मुझे भी और आपको पता है ना। तो ये जब तक इनको इस तरह के कंधे चलते हैं ये नहीं आ सकते। आवाम की ताकत पर ये कभी भी नहीं आए ना। ये तो जैसा आपके हफ्ते थे और आज जैसा कब्रिस्तान में जाऊँ तो मैं उनके पास चला जाऊँ और आज कहते हैं दीदी हम तो बुरी लोग हैं, मुझे तुमके तरीके नहीं मिलती है। ठीक, आपको मेरी कहेंगे तो बेटी कहती थी ठीक, लोग इसके काम आते हैं और आज वो सारे जमा जब वो लेते हैं वो किससे होते हैं। ठीक, विजनरी लोग ठीक है, तो इनका है नहीं। ठीक है। अच्छा, कुंवर इमरान अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुसर्रत साहब, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, हम कोशिश करें कि आपकी आवाज़ दुरुस्त तौर पे सुन सकें और आपकी बात मुकम्मल हो सके। कुंवर इमरान अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कुंवर इमरान अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है अपना। सर, माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है और जो सियासतदान है कोई अपनी सीट छोड़ के जा रहा है, अपने बेटे को सीट दे रहा है, कोई जो है वो कराची को ही इग्नोर कर दे रहा है। तो कैसे देखते हैं आप? बिलावल भुट्टो साहब ने कराची को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहीं से भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जनाब, इसकी वजह ये है कि सबसे अहम बात ये है कि इन्होंने कुछ डिलीवरी नहीं किया है। यहाँ पे जो सियासत हो रही है इस वक्त वो इस बुनियाद पे की जा रही है, लफ्ज़ों की बुनियाद पर बहुत सारे अल्फाज की वोकैबुलरी को इकट्ठा करके सिर्फ लफ्जी गोलाबारी से इलेक्शन में काम लिया जा रहा है। जैसे अभी ये नवाज शरीफ साहब के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। ये कोई लॉजिकल इलेक्शन कैंपेन की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे। क्योंकि वजह ये ग्राउंड रियलिटी ये है 22,000 अरब रुपए इनको 15 साल में 18वीं तरमीम की वजह से इनको सिंध में मिले। और उसके बाद इनके पास कोई एक शहर ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने एक मॉडल सिटी बनाया हो, कोई कुछ डिलीवर किया हो जिसकी बुनियाद पे वो सिंध में या स्पेशली कराची में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। यहाँ पर देखें, दुनिया इस वक्त जो है बहुत एडवांस हो चुकी है और एक अंग्रेजी आपने सुनी होगी कहावत, सेइंग इज बिलीविंग। लोग जो है जो जाहिर देखते हैं वो उस पर भरोसा करते हैं। कराची के अंदर वाहिद अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो MQM है जिसने डिलीवर किया है माजी में। और ये दुनिया को पता है इस वक्त कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है जो 65 से 72% तक रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है। सर जी, नेमतुल्लाह साहब ने भी डिलीवर किया था। जी, नेमतुल्लाह खान साहब ने बिल्कुल इन बिटवीन आके एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, डिलीवर किया। लेकिन जिसे काबिल जिक्र परफॉर्मेंस कहा जाए वो जिस वक्त पहली जो डिलीवरेंस यहाँ पर आई है हमारे शहर कराची के अंदर, जब MQM की बल्दियाती हुकूमत आई डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, तो इस शहर की गलियों और चौराहों ने, सड़कों ने तरक्की का सफर शुरू किया। और उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब बीच में जरूर वो आए, लेकिन कुछ एक पार्क वगैरह में कुछ ग्रीनरी वगैरह का काम उन्होंने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। लेकिन एक प्रॉपर जिसे कहना चाहिए कि प्लानिंग के साथ और प्रॉपर एक वो काम अगर किसी ने किया है तो उसके बाद दोबारा MQM जनाब सैयद मुस्तफा कमाल
जो है उन्होंने ये काम प्लानिंग के साथ, डेडिकेशन के साथ 300 अरब रुपए में इन्होंने इतना काम कर दिया। आप देखें 22,000 अरब रुपए मिले हैं पीपल्स पार्टी को, कुछ डिलीवर नहीं किया। और मुस्तफा कमाल साहब ने 300 अरब रुपए में कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार किया और उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर एंडोर्स किया। ये किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं, इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली। अगर अफसोस का मुकाम यहाँ पर यह है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ लफ्जी गोराबारियों से काम ले रही है पाकिस्तान में, हालांकि उनके पास ऐसा कोई काम होता तो यकीनन गिना नहीं, लेकिन एमकेएम के पास ऐसा काम बिल्कुल किया हुआ है और ये पूरे पाकिस्तान का एसेट है। पूरे पाकिस्तान में किसी पार्टी के पास ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है जिसको ऐसी रिकग्निशन, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली हो डिलीवरेंस के काम पे। ठीक है, तो इमरान साहब एक बात मुझे ये बताएं, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स काम करके अपना टेन्योर पूरा करके अगर वो जाता है तो आगे नेक्स्ट जो आने वाला होता है वो उस काम को आगे नहीं बढ़ाता या उसकी मेंटेनेंस नहीं देखता, जिसकी वजह से वो काम जो होता है वो थोड़े अरसे बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों नहीं कोई आप तरमीम करते कि जो आने वाली गवर्नमेंट होती है वो गुज़िश्ता मंसूबों को भी तो मुकम्मल करे, गुज़िश्ता मंसूबों की जो मेंटेनेंस है उसको भी तो देखे। इस नुक्ते पे कभी काम किया? बिल्कुल इसी सिलसिले में इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान की वर्किंग है और इसी सिलसिले को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जिस तरह आपके इल्म में मुस्लिम लीग नून वाले उनसे बातचीत हुई, क्योंकि हमारी इस वक्त जो है शहरी सिंध के इलाकों में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, मुख्तलिफ जो शहरी सिंध के इलाके हैं वहाँ हमारी अक्सरियत है जो आपको पता है सीट्स आती हैं। लेकिन आइन में तरमीम के लिए हमें किसी एक बड़ी पार्टी की जरूरत है जिसपे हमने मुस्लिम लीग नून से ये बात की है। ना हमें कोई मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमने कोई सीटों पे कोई बात की है, हमने ये बात की है कि काम को कंटिन्यूएशन में जारी रखने के लिए, तरक्की के सफर को पाकिस्तान की आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि जो नामुकम्मल जमहूरियत 18वीं तरमीम के सिलसिले में सिर्फ सूबों के वजीर आला तक आकर के रुक गई और वो नीचे जाके निचली सतह पर यूसी लेवल पे जाके वो जमहूरियत मुकम्मल नहीं हुई, उसको हम 26वीं तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A में जो लोकल गवर्नमेंट्स की जो डिटेल लिखी है बहुत लिमिटेड है, तो हम 26वीं तरमीम के अंदर 3 आर्टिकल हम चेंज कराना करें 26वीं तरमीम करके, जिसके अंदर मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से सूबाई हुकूमतें और आपकी वफाकी हुकूमतें आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा के नहीं चलाते और आप 90 दिन के अंदर उसके मैंडेटरी है कि आप इलेक्शन कराएं। सिमिलरली हमारी उसमें पहली तरमीम ये होगी कि हमने जो डिमांड रखी है कि जो जैसे ही टेन्योर खत्म होता है लोकल गवर्नमेंट का पूरा पाकिस्तान में कहीं भी हो, आप पहले फौरी उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर लेके ना चलाएं उसको और वहां पे कोई गैप ना आने दें ताकि तरक्की का सफर ना रुके और 90 दिन के अंदर लोकल गवर्नमेंट के जो है इलेक्शन कराएं। दूसरी जो तरमीम है उसके अंदर ये है कि जैसे आपने फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लिखे हुए, सिंध गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, सिमिलरली आप लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स मेंशन कर दें ताकि ये बार बार की जो बहस रहती है और जो शहरी हुकूमतें होती हैं, जिले हुकूमतें, उनसे जो है वो इख्तियारात तलब कर लेते हैं जो आपके जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं और उनको जो है पैसा जो है काम करने के लिए नीचे तक नहीं भेजा जाता। तो उसके बाद उसमें ये हमने ये कहा है कि जनाब इसी तरीके से आप जो है ये जो है दूसरी तरमीम ये है कि आप डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर लिख दे लोकल गवर्नमेंट के ताकि वो बार का वो बहस और तकरार ना हो। तीसरी तरमीम क्या है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरी तरमीम ये है कि जनाब किस तरीके से एनएफसी अवार्ड के जरिए जिस तरह आप एनएफसी अवार्ड के जरिए आपका वफाक से पैसा आता है सूबे के अंदर वजीर आला के बाद, सिमिलरली पीएफसी अवार्ड उसी तरह वफाक से इशू हो साइमल्टेनियसली और वो जो आपकी सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनके पास वो डायरेक्ट पीएफसी अवार्ड के सूरत में वो पैसा है ताकि तरक्की का सफर। ठीक है, ये तो आपने वो तरमीम है ना जो कि आपने उनके सामने रखनी है और फिर इस पे एक प्रोसेस होगा, फिर बातचीत होगी और बहुत सारे मराहिल हैं इन पे। इतना सारा वक्त जो आप पहले गवर्नमेंट्स में गुजार चुके हैं उसमें आप कोई एक तरमीम भी अप्रूव नहीं करवा सके, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है
और इसको इस पे देखने की जरूरत है कि यहाँ काम करने की जरूरत है। मुसरत न्याजी साहिबा, जो ANP के सरबराह हैं असफंद यार वली इंतखाबात में अब हिस्सा नहीं ले रहे हैं, एमएल वली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैडम ये 1 मिनट ये आप एड ऑन करने दें प्लीज मुझे। ये जो आपने कहा प्रीवियसली जो हम नहीं करा पाए, वो मैं आपको ये बात बताऊं। देखिए ये जो आईनी तरमीम है ये हमने इस दफा बात की है। इन पिछले जितने तजुर्बात थे ना उनसे ये एनालाइज किया हमने कि हमसे जो पहले जो भी सूरत हाल हमारी रही, जो हम काम सर जी मैं यही तो कह रही हूँ ना कि ये तरमीम पे तो पहले देखना चाहिए, पहले बात करनी चाहिए। अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो फिर कब? अब तो आगे कुछ है ही नहीं ना स्पेस। देखें इमरान अली साहब यहाँ के अब नौजवान भी बहुत वेल अवेयर हैं, वो भी अब ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कराची के नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ के जो ब्रेन है वो क्या, अब उनके सोच यही होगी कि कुछ नहीं मिलता तो हम यहाँ से क्विट कर जाते हैं। बहरहाल आपकी भी बात सुनेंगे, मुसरत न्याजी साहबा से भी बात कर लेते हैं। मुसरत न्याजी साहबा, ANP के सरबराह असफंद यार वली साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, अब उनके जो बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब आप समझती हैं कि यही सूरत हाल आसिफ अली जरदारी साहब भी अब थोड़ा साइड हो रहे हैं और बिलावल साहब अब इंतखाबात में हिस्सा लेके वो सीट संभालेंगे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कोई इस तरह का डिसीजन लिया है क्या? जी रहा वली का, तो मेरे ख्याल में आप उनकी नुमाइंदा नहीं हो, उनके किसी नुमाइंदे से पूछ लेते तो ज्यादा आपको बेहतर बताते कि एमएल वली जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके वालिद साहब क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जी। मेरे चेयरमैन और को चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं तो यही पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे मामलात पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ चल रहे हैं, ऐसे मामलात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ तो मेरी टॉप लीडरशिप तमाम की तमाम जो है ना इलेक्शन लड़ रही है, और इन चीजों को तो मैं नहीं समझती उनकी कोई अपनी खानदानी कोई इश्यूज हो या उनका, मैंने कहा ना उनका अपना कोई नुमाइंदा ही बता सकता है कि क्यों वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके जो पार्टी है उसमें ऐसे कोई मामलात नहीं है, बहुत स्मूथ एंड स्टेडी आप लोग काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, और वैसे लोग जो है ना पीछे पड़े नहीं कहते रहे तो क्या फर्क पड़ता है। मुसर्रत साहिबा, अभी एक बहुत अहम सवाल उठ गया है कि बिलावल भुट्टो साहब इसलिए कराची को उन्होंने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर ही नहीं किया है, तो कराची में उनको उम्मीद नहीं है कि जो आवाम है वो रिस्पॉन्स करेगी। देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे डिलीवर ना किया होता तो हमें बल्दियाती इंतखाबात में जो वोट हमें मिला है, और पहली दफा उस पे भी तो कई एतराजात है मुसर्रत साहिबा, उस पे भी तो कई सवालात उठाए गए हैं। लीडरशिप हासिल हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो यकीनी बात है। आवाम ने वोट दिए, जिन्नात ने तो वोट नहीं दिए। मेरी जान मुसर्रत साहिबा, उस पे भी बड़े सवालात उठे हैं, उस पे भी कई एतराजात उठे। देखिए, इन सवालात तो कहीं भी उठते रहते हैं, सवालात का जवाब देना हमें नहीं, हमें आवाम को जवाब देना। अच्छा, आप अपनी कारकर्दगी से उसका जवाब दे सकते हैं। जवाब होने के लिए हम जो है ना आवाम के पास मौजूद है, और आवाम जो बेहतर फैसला करेगी वो मैं समझती हूँ। हम क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो उन्हें तो ट्रीट करने चाहिए। ठीक है मुसर्रत साहिबा, आपको इल्म है कि शहर कायद के जो बासी हैं वो किन मुश्किलात का शिकार हैं? बहुत से ऐसे इलाके हैं, पहले तो बिजली नहीं होती थी, ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, पानी नहीं होता था दूर से भर के ले आए, लेकिन अब एक नया मामला है, सर्दियां आ गई हैं और अब गैस की बंदिश है। गैस, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस आती ही नहीं है, तो वहाँ पे ज़िंदगी खासी मुश्किल हो चुकी है। इल्म है इस बारे में आपको या आपकी गवर्नमेंट को? गैस है, बिजली है, बिल्कुल। मेरे चेयरमैन भी पार्लियामेंट के अंदर 12 ये लफ्ज कह चुके हैं और तब्दीली भी कर चुके हैं कि देखें गैस जो है ना बुनियादी हक है उस सूबे का जहाँ से वहाँ वजूद में है, जहाँ से डिलीवर हो रही है। तो मैं समझती हूँ सिंध के साथ ये नाइंसाफी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अब देखिए ये मौजूद है, अभी निगरान सेटअप मौजूद है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं। इससे पहले भी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। मैं समझती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो या निगरान सेटअप हो, देखिए
प्रोड्यूस कर रहे हैं सुबह से, और उसके गेस्ट का मिलना मैं कहती हूँ सरासर जाती है सूबे के साथ, इसके अवाम के साथ, और इसके ऊपर चाहे बिजली थी चाहे गैस था, उसके ऊपर तमाम पार्टी कर रही थी यकीनन प्रोटेस्ट, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट भी किया और आवाज भी उठाई, और इंशाल्लाह हम आवाज उठाते भी रहेंगे। और गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है तो लामाला की बात है, जब हम आवाज उठाते रहे तो उसको पाया तकमील तक क्यों कर नहीं पहुंचाएंगे। आवाम तो ये कहती है कि इक़दामात की जरूरत है, कारकर्दगी की जरूरत है। आवाज उठा देना ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे इल्जाम लगा देना, बयानात दे देना, इससे आगे क्या। किसी की गवर्नमेंट है और उसके ऊपर मैं कहती हूँ जमहूरी अंदाज में तो आवाज उठाई जाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, क्लैशन तो हाथ में नहीं उठाई जाती ना। कोई भी पोलिटिकल पार्टी तो ये नहीं कर सकती है ना कि वो डंडे उठाए या मतलब डंडे उठा ले, क्लैशन उठा ले और वहाँ पर चढ़ दौड़े, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए पार्लियामानी तरीका और जमहूरी तरीका यही है, प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बराबर करवाया जा सकता है। इवन के जो फार्मर हमारे सीएम सिंध थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एक दफा नहीं कई लेटर्स जो है ना फार्मर प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे, चाहे वो गैस के मुतालिक हो और चाहे वो बिजली के मुतालिक हो, बहुत दफा लिखे गए। और अगर उस तो अब ये सूबाई इख्तियारात में नहीं आ जाता मुसर्रत साहब ना लिखते तो किस मुंह से जो है ना यहाँ पे PMLN चाहती है कि जी हम जो है ना क्लीन स्वीप करेंगे। और मेरा भाई मौजूद है MK वाले आपके पास स्टूडियो में है या लाइन पे है, तो वो किस तरह से, क्योंकि उन्हें चाहिए सहारा, PMLN को चाहिए थोड़ा सहारा शहरी जगहों के अंदर कि शायद इनका ढारस मिल जाए MQM की, और MQM को ढारस चाहिए किसी तरह से इनको जाए। तो इन दोनों के अंदर वो अगर वो होती MQM के अंदर, तो मेरा भाई मौजूद है वहाँ पे, ये जो बलदियाती निजाम है उस सेटअप को छोड़ते ही नहीं, उसके अंदर आते और अवाम की चाहे चंद चीजें ही लेते, यकीनन लेते जरूर, तो उस तरह से अवाम की खिदमत को कर पाते। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो ये NA 242 है हल्का, आई थिंक जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पे आप देखती हैं कि वहाँ पे उनको कुछ रिस्पांस मिलेगा? इसको सॉरी आवाज नहीं आई मुझे, किसको रिस्पांस मिलेगा? शहबाज शरीफ साहब भी तो कराची आए हैं, वो भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप समझती जी इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान के शहरी का किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से से, किसी भी शहर से, किसी भी इलाके से लड़ने में कोई ठीक है, इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन तो वहीं लड़ा जाएगा ना जहां उसे ये भरोसा होगा कि मुझे रिस्पांस मिलेगा। पहले भी शिकस्त मिली है, और अगर वो सेकंड टाइम फिर ट्राई करना चाह रहे तो वो तो बेहतर तौर पर इंशाल्लाह 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि शिकस्त और मजीद बेहतर शिकस्त किस तरह इनको मिलती है। ठीक है, और आप भी पूरी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? देखिए मैं समझती हूँ कि जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो फिर जमहूरी अंदाज होगा और उसको हम इलेक्शन नहीं कह सकते। मैं तो कहती हूँ इतने अच्छे फेयर इलेक्शन करवाए जाए कि तमाम पोलिटिकल पार्टी इसको तस्लीम करें कि आया बाकी बेहतर इलेक्शन हुए। देखिए बेहतर इलेक्शन होंगे तो अगर मैं शहर की बात करती हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, चाहे नून हो, चाहे PTI हो, जमात हो, कोई भी पार्टी है, मैं कहती हूँ इसको खाने का मौका ना मिले। इस दफे तो कम अज कम जो है ना, इस दफा तो जिस तरह पोलिटिकल पार्टी कहती रही है, अच्छा मुसर्रत न्याजी साहबा, एक आखिरी सवाल मखमल बिठा के जी इनको कुर्सी पे बिठाने वाली बात रहेगी, बजाय इस तरह के इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है मुसर्रत न्याजी साहब, आप लोग भी बेहतर है उन्हें कहें कि आए लाडले साहब लड़ता दस्ता बातें लड़ जाइए, अच्छा कर दे, फिर ऐसे इलेक्शन करवाने। ठीक है, बिल्कुल आप भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती हैं और हम देखते हैं कि हर जगह अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोस्ट डे से फेयर इलेक्शन की बात करी, पोस्ट डे से इलेक्शन की बात। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं जी जी ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अवाम देखे, जिसको अवाम नुमाइंदगी देती है, जिसको अवाम पसंद करती है, उसके हाथ में इक़्तिदार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि EVM का क्यों आपने अगेंस्ट किया, EVM मशीन को क्यों मुखालफत की आपने? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको चाहिए थे, उसमें तो कोई लाज़िम नहीं कि EVM की फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। क्या आपके अवाम पर आपको भरोसा नहीं कि EVM से हो सकते? EVM को और भी बहुत सारे ममालिक ने रिजेक्ट किया है और इसमें कोई नहीं। ठीक है, राय से उसको मंजूर कर। ठीक है, इमरान अली साहब से भी पूछ लेते हैं। ठीक है,
इमरान अली साहब, आप भी लास्ट कमेंट दे दीजिए। जी, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ लास्ट कमेंट में कि हमारे मुल्क के जो अवाम है उनको इस वक्त एक फ्रंट फुट पे आके ये स्टेप लेना पड़ेगा कि वो ये देखें कि जिन्होंने डिलीवर किया हो माजी में उन लोगों को वो इलेक्ट करें, और जिन्होंने सिर्फ बातें की हो, बातों से देखें, वो बुजुर्गों की कहावत है, बातों से पेट भी नहीं भरता इंसान। ठीक है, ठीक है, तो मैं लास्ट बात यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी जमात ने कुछ डिलीवर किया हो अवाम के लिए, अवाम को वो पता है कौन लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, चाहे वो सिंध की सतह पे हो चाहे वो मुल्क की सतह पे। बिल्कुल ठीक है, अवाम को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमर इमरान अली साहब, आपके वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मुसरत न्याजी साहिबा, आपके वक्त देने के लिए। इसार अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, खासतौर पे जो शहर कायद के बासी हैं। हर नया दिन जब निकलता है, सूरज निकलता है, तो एक नया मसला उनके सामने खड़ा हो जाता है, और लेकिन इसका जो हल है वो सियासतदान कुछ भी निकाल नहीं पा रहे। कहीं से भी अमली इकदाम की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बस इल्ज़ामात हैं और बयानात का सिलसिला जारी है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।